मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों का स्वागत है हमारी भारतीय पाठशाला में। हमारी भारतीय पाठशाला में हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोगों का स्नेह कमेंट के द्वारा हमें हमेशा मिलता रहा है और हमें आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की ही सबसे बड़ी प्रेरणा है, जो अभी तक हम इस मंच पर हैं। और इस मंच को बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग ही हमें काफ़ी हौसला अफजाई करता है, अर्थात हमें प्रेरणा देता है। हमें शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने के लिए आप लोगों की दिलासा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर कर लें। आप हमारी कक्षाओं को निरंतर अध्ययन करते जाए, क्योंकि अब समय आ गया है प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं का जो समय है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। तो अब हमें अध्ययन की कड़ी आवश्यकता है। इसलिए आप निरंतर अध्ययन करते रहिए और जो भी भाई बंधु है पढ़ने वाले, उनको ये शिक्षा का माध्यम है आप आगे जरूर भेजिए। आपके जितने भी ग्रुप हैं एक बार उनमें आप जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हम इससे भी बेहतर अच्छी क्लास है वो मोटिवेट होकर आगे लेकर आए। तो हमारा भारतीय पाठशाला में विभिन्न कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। तो बोर्ड संबंधित विद्यार्थियों के अलावा अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं कक्षा 10 से संबंधित है, विभिन्न परीक्षाएं होती है। गणित है, राजनीति है, हिंदी है, अर्थात कक्षा 10 से संबंधित ये जो पाठ्यक्रम है वो बालक की अभिरुचि और विवर्ती ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मुख्य होता है। तो इसलिए ये जो पहला चरण का ज्ञान है वो स्वाभाविक रूप से बच्चे को आना चाहिए। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से उनको ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो देखने वाले, पढ़ने वाले निरंतर हमारे से जुड़े और शिक्षा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। हमारी हिंदी व्याकरण जो सामान्य हिंदी व्याकरण है उसमें आज हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारी द्वारा जो पढ़ाई जा रही शिक्षा है वो आने वाले कई एग्जामों में बेहतर साबित होगी। तो इसलिए सामान्य हिंदी व्याकरण में जो हम पढ़ रहे हैं, विकारी, अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, उसके अलावा अब हम पढ़ रहे हैं संधि। तो संधि के अंतर्गत है व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि नियमों पर आधारित होती है। इस प्रकार अब हम आज अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि का। तो जानते हैं पहले व्यंजन संधि की परिभाषा, भाई किस प्रकार व्यंजन संधि कहलाती है। तो व्यंजन का स्वर से मुख्यतः पहली बात यही है, जहां पर व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से योग या फिर व्यंजन का व्यंजन से योग होगा, होने को व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात स्वर के बाद में व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद में भी व्यंजन के योग को ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं। जैसे स्वर संधि के हमने पढ़े थे 5 भेद होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं, अर्थात नियम होते हैं। नियमों के आधार पर व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं। नियम व भेद शोधन, नीचे जो हम पढ़ रहे हैं वो उसमें कुछ नियम अर्थात कुछ भेद शोधारण अर्थात उदाहरणों के साथ दिए हैं, अर्थात पढ़ने के लिए, आपको ज्ञान कराने के लिए। तो पहला नियम यह है कि किसी वर्ग, जैसे क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग है। किसी वर्ग जैसे क, च, ट, त, प, अर्थात
ये 5 वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा ये, रे, ले, वे, है में से कोई वर्ण आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द में जो अंतिम वर्ण है वो इन्हीं वर्गों में से, चाहे वो क वर्ग का पहला वर्ण हो, चाहे वो च वर्ग का पहला वर्ण हो, चाहे वो ट वर्ग का पहला वर्ण हो, चाहे त का हो या प का, शब्द के अंतिम वर्ण का पहला वर्ण होना चाहिए। और उसके बाद में अगर कोई ये आ जाए, ये, रे, ले, वे, तो इनमें से कोई भी अगर आए तो वो उसी वर्ग, जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, क, ख, ग, तो ग हो जाएगा, ट का ट, ठ, ड हो जाएगा, त का त, थ, द हो जाएगा, प का प, फ, ब हो जाएगा, और च का च, छ, ज हो जाएगा। तो यही बात करें नियमों के अंतर्गत पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना, उसी प्रकार ये नियम है। ये नियम हमें ध्यान रखना है मुख्यतः बात। इनके अलावा ये, रे, ले, वे, है में से भी कोई वर्ण आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। अब हम नीचे कुछ शब्दांश मतलब लिखे हुए हैं, इनका हम अब संधि करते हैं। तो वाक धन ईस, तो समझने के लिए अच्छा है वाक, ये क के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत, इसलिए ये वर्ण क्या है, आधा है। आगे क्या है, स्वर। परिभाषा में पहले ही पढ़ा था कि व्यंजन के बाद में स्वर आता है या व्यंजन, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर स्वर आया है, और स्वर भी मात्रा वाला है, या अर्थात मात्रा सहित है। यहाँ पर ई की मात्रा आई है, इसलिए यहाँ पर इसी वर्ण का वा, ग आधा है, लेकिन स्वर की मात्रा सहित जब इसे लगेगी तो ये बड़ी ई हो जाएगी, तो वागीस। इस प्रकार ये शब्द का निर्माण हो गया वागीस। तो वागीस का संधि विच्छेद कीजिए। तो वागीस का संधि विच्छेद करने के लिए हमें महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखनी है कि यहाँ पर स्वर संधि के कोई भेद नहीं आते, यहाँ पर व्यंजन है, इसलिए अगर व्यंजन में भी कहीं पर तीसरा जैसे क, ख, ग, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यंजन का ही भेद है, अर्थात व्यंजन संधि का। वाक धन ईस, वागीस। इसी प्रकार दिक धन गज, यहां पर दी हम लगा लेते हैं, क का क्या हो गया, इसी वर्ण का, इसी वर्ग का तीसरा ग, यहां पर क्या है, यहां पर व्यंजन के बाद व्यंजनीय है, अर्थात स्वर रहित है। यहाँ पर कोई कुछ स्वर सहित आया था, यहाँ पर स्वर रहित है, इसलिए ये ग, ये क क्या हो गया, ग, और इसमें ये ग है वो ग ही रह गया, और ज दिग्गज, दिग्गज अर्थात ये व्यंजन के बाद व्यंजन के योग से बनने वाली संधि है, और ये व्यंजन के बाद स्वर से बनने वाली संधि है। उसी क्रम में जगत धन ईस, जगत धन ईस में ज, ग, तय का हो गया द, मात्रा सहित है इसलिए बड़ी की मात्रा, जगदीश, ये हो गया जगदीश। जब ये जगदीश शब्द आपसे पूछा जाता है संधि विच्छेद करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख लो कि तय वर्ग का तीसरा वर्ण है द, और जगत धन ईस, इस प्रकार हो जाएगा। अच धन अंत, यहां पर देखो फिर से क्या आया है, स्वर सहित है, ए, और च का तीसरा च, छ, ज, ज आधा है लेकिन स्वर आगे, इसलिए ये पूर्ण हो गया अजंत, इसलिए ये संधि विच्छेद इस प्रकार हो गया। सड धन आनन, सट धन आनन, यहां पर ट का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ट वर्ग का ट, ठ, ड, स, ड, आ की मात्रा आ गई सडानन,
अब अगर आपको षडानन में संधि विच्छेद पूछे तो सट धन आनन, क्योंकि तीसरे वर्ण आया है ट वर्ग का, तो वहां पर आप तुरंत उसका पहला वर्ण बना लेना है। जब आप दो टुकड़े करो तो सट धन आनन, आ की मात्रा लगी हुई है। उसी प्रकार आगे हम बात करते हैं वाक धन देवता। यहां पर संधि विच्छेद करते समय वाग, यहां पर क्या है, यहां पर द और ए की मात्रा है, तो इस प्रकार ये व्यंजन है। यहां क का हो गया आधा ग, वो वाग देवता। दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर का हो गया, यहां पर स्वर आ गया इसलिए ग पूरा हो गया, दिगंबर। सतधन उपदेश, यहां पर क्या है, स्वर, व्यंजन के बाद स्वर आया इसलिए ये पूर्ण हो जाएगा, तय का हो जाएगा द, सद, ऊ की मात्रा लग जाएगी छोटा ऊ, सदुपदेश, सदुपदेश। सतधन आचार, अर्थात तय का द तीसरा वर्ण, स आ की मात्रा भी है, सदाचार। अप धन जय, यहां पर व्यंजन है और योग में भी क्या है, व्यंजन है, इसलिए ये प आधा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, प ब क्या हो जाएगा आधा, और आगे व्यंजन है तो इसलिए ये स्वर की मात्रा कोई लगी ही नहीं, इसलिए जय हो गया, इसलिए ये नाम हो गया अब्ज। इस प्रकार नियम अंतर्गत एक के अंतर्गत पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना, अर्थात संधि विच्छेद से भी हम अन्य नाम है वो तीसरे वर्ण से पहले में इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो आप भी विशेष ध्यान देकर इनके अन्य उदाहरणों का भी विशेष अध्ययन जरूर करें। एक ही नहीं, इससे अन्य उदाहरण है ना, वो भी आपको अध्ययन करने हैं। हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। एक नियम हमने पढ़ा था, प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, आइए जानते हैं। पहले हम उसके नियम को पढ़ते हैं। किसी वर्ग के पहले या तीसरे, किसी वर्ग हमने पहले ही जाना था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है ना, सारे वर्ग। किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण के बाद पहला या तीसरे वर्ण, जैसे मान लो ये क, ख, ग, ग, ड, इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी वर्ग के पहले या तीसरे ऐसे वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आए, तो किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, जैसे ये पांचवा वर्ण है आए, तो पहला या तीसरा वर्ण पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक बन जाता है। तो उनके बाद जब ये आ जाता है ना, तो पहला या तीसरा, तो पहला या तीसरा वर्ण ही पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण होते ना, तो नाक से बोलने वाले, तो वो ही बन जाता है। जैसे उदाहरण के तहत हम जान लेते हैं कैसे, वाक धन में, ये इसी वर्ग का आने की कोई जरूरी नहीं, किसी भी पांचों वर्ग बोले थे ना, क, ट, च, त, प, इनका पांचवा वर्ग जो भी आ जाए, तय वर्ग का हो चाहे प वर्ग का हो, इनमें से यहां पर आया है मैं, किनके, प वर्ग का, तो वाक धन में, तो इसी वर्ण का, या ये पहला वर्ण है या तीसरा वर्ण होना चाहिए इसके जगह, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि पांचवा वर्ण आने पर इसी वर्ग का पांचवा क्या है, तो ये वाडम्य, हलंत लग गया क्योंकि कोई स्वर नहीं है, इसलिए वाडम्य। उसी प्रकार यहां पर हम जानते हैं ये च वर्ग का प्रथम वर्ण है, त, थ, द, ध, न, इसका पांचवा वर्ण आया है न, तो यहां पर ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, इसी अनुनासिक के 5 में यम, तो या आधा है,
ये ना या ना, इस प्रकार ये इसमें परिवर्तित हो गया पांचों में। तो नियम हम पढ़ रहे हैं, सट धन मास, यहां पर ट वर्ग का पहला है और अंत में आ गया, तो इसका पांचवा वर्ण क्या होता है, टे ठे डे ढे णे, णे णे में आ गया, तो से आधा है, कोई सवर्ण नहीं है, णे मा से सणमास। तो इस प्रकार ये देखो परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये इस नियम के अंतर्गत हो रहा है। आगे उसी क्रम में हम देखते हैं उत दन नत्ती, तो यहां पर क्या है, तय वर्ग, और तय वर्ग में ये कौन से वर्ग में आ रहा है, तय वर्ग में ही पांचवा वर्ण आ रहा है, तो इस वर्ण का पांचवा हो जाएगा, तो ये भी न, तो यहां पर उ तय का हो जाएगा पांचवा क्या, न, और यहां पर पूरा न उन्नति, तो इस प्रकार ये उन्नति नाम हो गया। तो हम परिभाषाओं को समझ रहे हैं, यहां पर तय है और यहां पर उसका पांचवा वर्ण अनुनासिक है न, तो ये भी अनुनासिक वर्ण ही हो जाएगा। इसलिए आगे हम जानते हैं ए प धन में, ये भी पांचवा कौन से, प वर्ग का, ठीक है, और यहां पर भी प, इसलिए इसका पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, मैं, तो ए मैं, ये पूरा मैं और ये में। इस प्रकार हमने जाना कि नियम के अंतर्गत पहले या तीसरे वर्ण के बाद, पहले और तीसरे वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो पहला या तीसरा वर्ण पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक के बन जाते हैं। मुख्यतः बात यह है कि जहां पर भी ऐसे पांचवा अनुनासिक वर्ण आपको मिल जाते हैं बीच में, एक बात और है आपको याद करने के लिए विशेष, पांचवा वर्ण अनुनासिक है और बीच में मिल जाए तो वहां पर आप व्यंजन संधि ही समझना, ये देखो पांचवा वर्ण, ये देखो पांचवा वर्ण आता है, ये भी देखो पांचवा वर्ण आता है, यहाँ पर भी देखो पांचवा वर्ण आता है, इस प्रकार ये संधि व्यंजन संधि है। इसके कुछ दो विभिन्न उदाहरण और है, दिक धन नाग, तो दिक क का पांचवा वर्ण ड, ड में परिवर्तित हो जाएगा ये अणंग, अणंग में नांग, दिक मंडल, यहां पर दी ड पांचवा वर्ण में मंडल। हमें इनके पांचवें वर्ण में परिवर्तित नहीं करना है, हमें इनके पांचवें वर्ण में परिवर्तित करना है। वाक धन नियंत्रण, तो पांचवा क्या है, वा डैन नियंत्रण, पांचवा वर्ण अनुनासिक है, पांचवा वर्ण अनुनासिक है, बीच में अगर पांचवा वर्ण अनुनासिक हो तो ज्यादातर, अगर ज्यादातर हो तो हम पहचान सकते हैं वो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इस प्रकार आप इन उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन कर सीख रहे हो, लेकिन सीखोगे कब, ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण स्वयं किसी पुस्तकीय सहायक है या अन्य जो अध्ययन सामग्री है उसका आप नियमित उपयोग करोगे, कुछ समय के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वयं उदाहरण के रूप में देखोगे, समझोगे, या फिर जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर करना। तो इस प्रकार ज्यादा से उदाहरण आपको मेहनत करनी है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आगे अच्छे वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।